वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस। चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक है हमारा इधर रक्त के बारे में। हम ब्लड को स्टार्ट करते हैं। आज रक्त यानी ब्लड। कल मैंने आपको जो टॉपिक कराया था उस टॉपिक को एंड वहीं किया मैंने, और आज जो नया हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो हमारा आज ब्लड है। मित्रों, ब्लड क्या है? ब्लड से आप भली भांति परिचित हैं और आज तक आप इसको पढ़ते आए हैं। रक्त जो होता है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी यह एक प्रकार का क्या होता है? तरल संयोजी क्या होता है? ऊतक होता है। आगे बात करूं मैं इसके बारे में, तो रक्त जो होता है, रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, उसे हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसे हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी विज्ञान की जिस शाखा में हम रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं, यह शाखा हमारी किस नाम से जानी जाती है मित्रों? इसे हम हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। यदि मैं उत्पत्ति के बारे में बात करूं, तो रक्त की जो उत्पत्ति होती है, रक्त की उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्था में या भ्रूण की, रक्त की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? भ्रूण की मेसोडर्म के द्वारा होती है। रक्त की जो उत्पत्ति होती है मित्रों, ये रक्त की जो उत्पत्ति होती है, ये हमारे जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण की मेसोडर्म की, यानी मेसोडर्म जो लेयर होती है, उस मेसोडर्म के द्वारा इस भ्रूण की जो मेसोडर्म होती है, इस भ्रूण की मेसोडर्म से किसकी उत्पत्ति होती है? रक्त की उत्पत्ति होती है। रक्त की उत्पत्ति होती है, यानी भ्रूण की मेसोडर्म वाली जो लेयर होती है, उस मेसोडर्म वाली लेयर से हमारा क्या बनता है? यहां इस ब्लड का क्या होता है? निर्माण होता है। ये शरीर का एक क्या माना जाता है? यह शरीर का एक कोमल ऊतक माना जाता है। शरीर का एक कोमल ऊतक माना जाता है। तो याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कोमल जो ऊतक होता है, शरीर का सबसे कोमल ऊतक हमारा कौन सा माना जाता है, तो शरीर का सबसे जो कोमल ऊतक माना जाता है वो हमारा किसको माना जाता है? वो हमारा इस रक्त या ब्लड को माना जाता है। तो ब्लड हमारा कैसा ऊतक है बताइए? ये हमारे शरीर का एक कोमल ऊतक माना जाता है, जिसका स्वाद कैसा होता है? ये स्वाद, यदि हम टेस्ट के बारे में बात करें, तो इसका जो रक्त का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन स्वाद होता है। अर्थात ब्लड जो होता है वो हमारा कैसा होता है? वो स्वाद में नमकीन प्रकृति का होता है। अब आगे बात करते हैं मित्रों, इधर यदि हम बात करें इसका पीएच लेवल, रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है प्रिय मित्रों? तो ये रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड इज 7.4। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है हमारा? वो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान, पीएच का बोले तो ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मान, पीएच का मीन्स होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की पावर।
पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, पीएच। पोटेंज का मीन्स होता है पावर, पोटेंज का मीन्स क्या होता है, पोटेंज का मीन्स होता है पावर। तो यहां याद रखिएगा पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का मीन्स हो गया पीएच। तो पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। ये ब्लड का हमारा क्या हो गया, ये प्रिय मित्रों ब्लड का हमारा ये पीएच मान होता है। और याद रखिएगा ये जो होता है रक्त जो होता है ये शरीर की कुल भार का, रक्त शरीर के कुल भार का, रक्त शरीर के कुल भार का लगभग कितना होता है, 7 to 8% पार्ट होता है, पार्ट है। रक्त जो होता है वो शरीर के कुल भार, कुल जो हमारा वेट होता है उसका हमारा कितना परसेंट पार्ट होता है, उसका हमारा लगभग कितना परसेंट भाग होता है, 7 to 8% पार्ट होता है। और पीएच कितना होता है, 7.4। और याद रखिएगा यदि पीएच का मान 7 से प्रिय मित्रों ऊपर की तरफ आता है, यदि 7 से ज्यादा पीएच का मान आता है तो वो हमारा कैसा प्रकृति का होता है विलयन, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहां जो पीएच मान हमारा आया है ये 7.4 है, अर्थात ब्लड हमारा कैसा होता है, ब्लड हमारा हल्का क्षारीय होता है। ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, ब्लड एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है और एक प्रकार का कैसा ऊतक माना गया है, ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक माना गया है। ये हमारे ब्लड से संबंधित कुछ यहाँ पर स्पेशल पॉइंट्स थे। और यहाँ हम आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे आपको नोट कराता हुआ चलूंगा। एक बार दोबारा से ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया अभी आपको कि शरीर जो ब्लड होता है ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर ब्लड की मात्रा पाई जाती है लगभग 5 से लेकर के कितना लीटर पाया जाता है, 6 लीटर। ब्लड की जो मात्रा पाई जाती है वो लगभग 5 से लेकर के 6 लीटर जो मात्रा पाई जाती है वो इतनी मात्रा हमारी किसकी पाई जाती है, ब्लड की पाई जाती है प्रत्येक मनुष्य के अंदर। बात करें इसमें मैंने बताया यह एक प्रकार का कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक माना गया है। तो ब्लड हमारा क्या है, क्वेश्चन आएगा रक्त है, तो रक्त हमारा क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह शाखा हमारी क्या, कौन सी शाखा है, हेमेटोलॉजी। और यदि क्वेश्चन आता है कि भ्रूण की उत्पत्ति कहां से होती है, तो याद रखना 3 प्रकार के लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म लेयर होती है, एक मेसोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है। तो याद रखें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक एंडोडर्म, ये 3 लेयर होती हैं। लेकिन हमारा ब्लड जिस लेयर से बनता है वो भ्रूण की कौन सी लेयर से बनता है, मेसोडर्म वाली लेयर के द्वारा हमारा क्या बनता है, रक्त की उत्पत्ति होती है। बात कीजिएगा इधर शरीर का जो सबसे कोमल ऊतक माना जाता है, ये सबसे जो कोमल ऊतक होता है शरीर का वो हमारा क्या माना जाता है, शरीर का सबसे कोमल ऊतक हमारा ब्लड होता है। स्वाद के बारे में मैं बात करूं तो स्वाद कैसा होता है, नमकीन। पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड है 7.4, लाइट बेस यानी ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच का मान, पीएच मीन्स होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए आगे तरफ आप इनको नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम यह बात करते हैं इधर, आगे हम बढ़ेंगे इधर। चलिए मित्रों आगे मैं बात करता हूं, इसका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे कि वास्तव में रक्त जो होता है, रक्त की घटक कौन कौन से हैं। रक्त के जो घटक होते हैं वे घटक हमारे कौन कौन से हैं। अब यहां जो रक्त है उस रक्त को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। रक्त जो होता है उसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, रक्त को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। रक्त मैंने यहां रक्त को एक पार्ट तो मैंने इसका लिया, रक्त के अंदर एक पार्ट होता है जो येलो कलर का होता है। ये येलो कलर का जो हिस्सा है ये हमारा कहलाता है प्लाज्मा, यानी ब्लड का एक हिस्सा हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और सेकंड जो हिस्सा होता है ये सेकंड हिस्सा इसका रक्त कणिकाओं का हिस्सा होता है। रक्त कणिकाएं या ब्लड कॉर्पल्स, याद रखिएगा प्लाज्मा जो होता है, माना कि मैंने ब्लड को मान लिया 100%,
इसको मैंने 100% मान लिया। और ये प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा टोटल कितना हो गया, 100 में से 55% जो मात्रा में होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। पी से याद रखिएगा, पी से मतलब है हमारा इधर प्लाज्मा, पी से मतलब आपको याद रखना है, पी का मतलब हो गया प्लाज्मा, पी से हो गया 55। तो याद रखें प्लाज्मा का जो परसेंट होता है वो कितना होता है, प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वो 55% होता है ब्लड के अंदर। और शेष भाग जो होता है, शेष भाग 100 के अंदर से कितना बच गया, 100 के अंदर से जो भाग बचा है वो 45% है हमारा, ये रक्त कणिकाओं का हिस्सा होता है ब्लड के अंदर। प्रिय मित्रों, ये रक्त कणिकाएं हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, ये रक्त कणिकाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो रक्त कणिका है, ये पहली रक्त कणिका हमारी आरबीसी के नाम से इसको जाना जाता है। और आरबीसी जो होती है इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं, या लाल रक्त कणिकाएं, या लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और यदि मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करूं तो सेकंड पार्ट कौन सा है, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा हमारा कौन सा है बताइए, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो याद रखिए हमारी रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कुल ब्लड का कितना परसेंट भाग है बताइए, ये कुल ब्लड का लगभग रक्त कणिकाएं 45% भाग होती हैं। और कुल ब्लड का जो हमारा 55% जो भाग होता है वो कौन सा होता है मित्रों, प्लाज्मा होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी को मैंने एक नाम और दिया, ये कहलाएगा ल्यूकोसाइट। क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइट। और यहां पर प्लेटलेट्स का जो हमारा दूसरा नाम होता है, ये नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, ये हमारा कहलाएगा थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स जो होती है इसका एक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, या हमारा इसका एक नाम और होता है, ये कहलाती है बिम्बाणु। ये हमारा क्या कहलाएगा मित्रों, ये कहलाएगा बिम्बाणु। तो जरा दोबारा से ध्यान दीजिएगा, इधर ब्लड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट स्टेज प्लाज्मा एंड सेकंड इज रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड का कितना प्रतिशत भाग होता है, ये हमारे ब्लड का लगभग 55% हिस्सा होता है। जबकि रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये रक्त कणिकाएं हमारे टोटल ब्लड के अंदर कितना प्रतिशत पाई जाती हैं, ये रक्त कणिकाएं हमारे टोटल ब्लड में लगभग 45% भाग में होती हैं। और इनको मैंने कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और अगला है हमारा प्लेटलेट्स। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसका डिवाइडेशन हो गया। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हमारा जो ये डब्ल्यूबीसी वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो हमारा डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट है, इस डब्ल्यूबीसी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहां पर एक तो होती है कणिका में, एक तो है कणिका में डब्ल्यूबीसी, और एक मित्रों हमारी कौन सी है बताइए, एक है हमारा ए कणिका में डब्ल्यूबीसी, ए कणिका में डब्ल्यूबीसी। एक तो है कणिका में डब्ल्यूबीसी और एक हमारा कौन सा है, ए कणिका में डब्ल्यूबीसी। कणिका में डब्ल्यूबीसी वे डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनकी, या बीडब्ल्यूबीसी, बीडब्ल्यूबीसी जिनकी कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, बीडब्ल्यूबीसी जिनकी कोशिका द्रव्य के अंदर, जिनकी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाई जाती हैं, कण पाए जाते हैं, कण युक्त होती हैं, वे कहलाती हैं कणिका में डब्ल्यूबीसी के नाम से जानी जाती हैं। और इस कणिका में डब्ल्यूबीसी को मैंने मित्रों 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है इओसिनोफिल्स, पहला है इओसिनोफिल्स, सेकंड है मित्रों, सेकंड यदि मैं बात करूं तो सेकंड है इसका टाइप बेसोफिल्स, और तीसरा जो है, ये तीसरा हमारा है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। तो ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने बताया कणिका में डब्ल्यूबीसी, देखो डब्ल्यूबीसी हमारे कितने प्रकार के मित्रों, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का हमारा 2 प्रकार हो गया। मैंने बताया अभी, एक तो है कणिका में डब्ल्यूबीसी और एक
एक कणिका में WBC, कणिका में WBC वे WBC होती हैं जिनके कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। और ये जो कणिका में WBC होती है इसके 3 प्रकार हैं। पहला है इओसिनोफिल, सेकंड है वेसोफिल, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। हम एक एक करके सबके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। अगला हमारा जो बचता है वो है एक कणिका में WBC। एक कणिका में WBC एक वह WBC होती है जिनके कोशिका द्रव्य के अंदर, या वे WBC जिनके कोशिका द्रव्य के अंदर जिनके कोशिका द्रव्य के अंदर क्या नहीं पाए जाते, कण नहीं पाए जाते, या वे WBC जिनके कोशिका द्रव्य में, जिनके कोशिका द्रव्य के अंदर, जिनके कोशिका द्रव्य के अंदर क्या नहीं पाए जाते, कण नहीं पाए जाते, जबकि कणिका में के अंदर कण पाए जाते हैं। और एक कणिका में WBC वे WBC होती हैं जिनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते। ये हमारी कौन सी WBC कहलाएंगे बताओ? ये एक कणिका में WBC कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, जरा ध्यान दें, ये 2 प्रकार की होती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख रहा हूं इधर। एक कणिका में कितने प्रकार की है? ये 2 प्रकार की है। एक लिम्फोसाइट WBC एंड सेकंड इज मोनोसाइट WBC। एक तो है प्रिय मित्रों हमारा लिम्फोसाइट WBC, सेकंड इज मोनोसाइट WBC। तो ये हमारा 2 प्रकार का एक कणिका में WBC हो गया। आगे हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, लेकिन प्लेटलेट्स को जाने से पहले हम यहां सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। तो आप एक बार इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं इधर। चलिए मित्रों अपन बात करते हैं इधर। आगे हम बात करते हैं कि वास्तव में हमारा इस प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा का वास्तव में क्या काम होता है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में। देखिए प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा हमारा काय का घटक माना गया है। ये हमारा प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का एक महत्वपूर्ण क्या होता है मित्रों, घटक होता है। ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक महत्वपूर्ण क्या माना गया है, घटक माना गया है। और ब्लड के अंदर इसकी मात्रा कितनी होती है, 55% मात्रा में ये हमारा मौजूद रहता है। किसके अंदर? ये हमारा किसके अंदर पाया जाता है, ये रक्त के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है। अगर प्लाज्मा के बारे में देखें इधर, तो प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में लगभग जो होता है 90% जो भाग होता है वो काय का होता है मित्रों, जल का होता है। प्लाज्मा के अंदर जो 90% जो भाग होता है वो जल होता है। 7% मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन। ये 7% मात्रा में प्रोटीन होती है। और यदि मैं बात करूं 0.9% साल्ट की मात्रा पाई जाती है और 0.1% क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है कि वास्तव में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन का जो परसेंट पाया जाता है वो प्रोटीन पाई जाती है 7% प्रोटीन पाई जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का हमारा 0.1% पाया जाता है। ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहां से इधर। यानी प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट ग्लूकोज पाया जा रहा है, प्लाज्मा के अंदर 0.1% मात्रा में क्या पाया जा रहा है, ग्लूकोज पाया जा रहा है। साल्ट यदि बात कर रहे हैं तो साल्ट हमारा 0.9%, 0.9% हमारा क्या पाया जा रहा है, साल्ट की मात्रा पाई जा रही है। और यदि बात किया जाए कि प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है पदार्थ, प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, 90% मात्रा में होता है। प्रिय मित्रों यहां बात करते हैं फंक्शन, यानी इसका ये कार्य क्या है, प्लाज्मा का वास्तव में काम क्या है। ये तो इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया या संगठन हो गया इसका, कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है। तो आपको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, सबसे कम ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। कार्य क्या है जरा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट काम है इसका हमारा इधर। ये बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है।
प्लाज्मा जो होता है ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है मित्रों, कंट्रोल करने का काम करता है। सेकंड इज, और क्या काम करेगा, ये पचा हुआ जो भोजन होता है, पचा हुआ भोजन, इसके अलावा हार्मोन, पचे हुए भोजन एवं हार्मोनों का शरीर के अंदर क्या करता है, परिवहन करता है, एवं हार्मोनों का शरीर में क्या करता है, परिवहन। यानी पचा हुआ जो भोजन होता है और हार्मोन जो होते हैं, उन हार्मोनों का एवं पचे हुए भोजनों का ये क्या करता है, ये शरीर के अंदर परिवहन का काम होता है। तो याद रखिए, पचा हुआ भोजन प्लस हार्मोन जो भी होते हैं, इन सब का क्या काम करेगा, ये इन सब को यानी बॉडी के अंदर क्या करेगा, सर्कुलेट करने का काम कौन करेगा, इनको सर्कुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ये हमारा इस प्लाज्मा के द्वारा ही किया जा रहा है। और एक शब्द हमारा यहाँ पे बचता है, सीरम कहते हैं नाम। सीरम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, सीरम है क्या, सीरम क्या होता है, वास्तव में जो सीरम होता है, जब हमारे इस प्लाज्मा के अंदर से, माना कि हमारा ये प्लाज्मा है, क्या है मित्रों, प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा के अंदर से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कहां निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर हमारी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इस प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन। इस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन जो होती है, ये प्रोटीन क्या काम करती है, ये हमारा रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है, रक्त का थक्का बनाती है या फाइबर बनाती है। फाइबर से बना है फाइब्रिनोजन, फाइबर से क्या बना है, फाइब्रिनोजन। जब भी हमारे कहीं पर भी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, और चोट लगी हुई जगह से जब हमारा ब्लड का बहना स्टार्ट हो जाता है, तो उस जगह पर ब्लड का थक्का या क्लॉट जमाने का जो काम कर रहा है, वो कौन सी प्रोटीन कर रही है बताइए, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये उस चोट लगी हुई जगह पर क्या बना देती है, एक जाल का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, ये हमारी काय के अंदर पाई जाती है मित्रों, ये पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। ये मैंने आपको बात कर रहा हूं, ये सारा का सारा इसके अंदर क्या है, मैंने क्या बना दिया है, प्लाज्मा है। ये सारा का सारा क्या है मित्रों, प्लाज्मा है। और प्लाज्मा के अंदर हमारी कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और अगर इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को इस प्लाज्मा के अंदर से बाहर यदि निकाल दिया जाता है, तो अब बचा हुआ पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा, सीरम के नाम से उसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा के अंदर से, किसके अंदर से, प्लाज्मा के अंदर से, प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकालने के बाद, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकालने के बाद शेष बचा पदार्थ बताइए मित्रों क्या कहलाएगा, शेष बचा हुआ पदार्थ सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम। मैंने आपको अभी बताया कि माना कि ये सारा का सारा हमारा प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा के अंदर कौन घुला हुआ है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन घुली हुई है। अगर इस प्लाज्मा के अंदर से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को यहां से निकाल देते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब प्लाज्मा के अंदर से बाहर निकाल दी जाती है, अब जो पदार्थ हमारे पास बचा है, किसको निकालने के बाद, प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकालने के बाद जो पदार्थ हमारे पास अवशेष बचा है, वो पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा मित्रों, ये पदार्थ हमारा सीरम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन और बनता है हमारा यहां से, जो ये प्लाज्मा है, इसी प्लाज्मा के भीतर, इसी प्लाज्मा के अंदर हमारी कौन पाई जाती है मित्रों, एंटीबॉडी पाई जाती है। इसी प्लाज्मा के अंदर हमारी कौन पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा एंटीबॉडी क्या के अंदर पाई जाती है बताइए, एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडी क्या के अंदर, एंटीबॉडी की मात्रा पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। यह प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है कौन, एंटीबॉडी। प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है एंटीबॉडी। और ये प्लाज्मा हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है, पी से प्लाज्मा, पी से 55% मात्रा में।
और इसी प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है 90% मात्रा में, और इसी प्लाज्मा के अंदर सबसे कम जो प्रतिशत पाया जाता है वो ग्लूकोज का पाया जाता है। और प्लाज्मा का मैंने काम बताया अभी, प्लाज्मा का काम होता है ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, प्लस इसके अलावा पचा हुआ जो भोजन होता है और जो हार्मोन होते हैं, पचा हुआ भोजन एवं हार्मोनों को ये शरीर में परिवहन या सर्कुलेशन का जो काम किया जा रहा है, वो सर्कुलेशन का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा ये प्लाज्मा कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। इधर आगे है हमारा, ये तो हमारा प्लाज्मा हो गया। आगे हम बात करते हैं मित्रों रक्त कणिकाओं के बारे में। आगे है हमारा रक्त कणिकाएं, और याद रखें मैंने बताया था ये सेकंड पार्ट है, प्लाज्मा तो 55% भाग हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे इधर रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाएं, ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ये रक्त कणिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। मैंने चार्ट में आपको समझाया था कि ये जो हमारी रक्त कणिकाएं होती हैं ये 3 होती हैं या 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, और तीसरा कौन सा है मित्रों, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हम यहां सबसे पहले बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में। मैं सबसे पहले मित्रों यहां बात करूंगा आरबीसी के बारे में। पहला हमारा कौन सा है बताइए, पहला है आरबीसी। पहली कणिका का नाम क्या बताइए, फर्स्ट जो हमारी कणिका है उस फर्स्ट कणिका का नाम है आरबीसी, और आरबीसी का एक दूसरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स। रेड ब्लड कॉर्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं, या लाल रक्त कणिकाएं, या इसका एक नाम और होता है एरिथ्रोसाइट, या इसका एक नाम और क्या होता है मित्रों, या इसका एक नाम और होता है एरिथ्रोसाइट। तो मैंने आपको ध्यान दीजिएगा इधर अभी बताया कि रक्त कणिकाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा कौन सा है, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। पहला मैंने बताया अभी आरबीसी। आरबीसी जो होती है रेड ब्लड कॉर्पल्स, द फुल फॉर्म ऑफ द आरबीसी इज रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, या हमारा ये एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानी जाती है। अब हम आगे बात करेंगे इधर आरबीसी जो होती है ये हमारी क्या होती है, इस आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। इस आरबीसी के अंदर कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन जो होता है वो हमारा इस आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। आगे बात करेंगे इसकी जो जीवन काल होता है आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 120 डेज लाइफ पीरियड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में स्प्लीन या प्लीहा, या इसका एक नाम और होता है तिल्ली। इस स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली के अंदर भ्रूणीय अवस्था में क्या बनती है मित्रों, आरबीसी का निर्माण होता है। याद रखिएगा इस स्प्लीन के अंदर या प्लीहा के अंदर, ये प्लीहा कहां पाई जाती है, जो आमाशय होता है, इस आमाशय के जस्ट हमारा पास में या नीचे की तरफ जो रचना पाई जाती है वो रचना हमारी स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानी जाती है। हम बात कर रहे थे इधर आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में तो हो रहा है स्प्लीन के अंदर, या लीवर के अंदर भी होता है, यकृत के अंदर भी होता है, लीवर के अंदर, और भ्रूणीय अवस्था में है ये तो।
और यदि मैं बात करूं एडल्ट के बारे में, एडल्ट या वयस्क, वयस्क में आरबीसी का जो निर्माण होता है, या वयस्कों के अंदर या बड़े जो होते हैं, ठीक है, एडल्ट जो होते हैं, इनके अंदर आरबीसी का निर्माण जो होता है वो होता है लाल अस्थि मज्जा के अंदर, लाल अस्थि मज्जा में, या हम इसको बोलेंगे मित्रों रेड बोन मैरो। ये हमारा कहलाएगा रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा के नाम से इसको जाना जाता है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने बताया अभी आपको कि जो हमारा आरबीसी जो होती है उसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली के अंदर होता है या लीवर के अंदर होता है, और एडल्ट के अंदर जो होता है वयस्क में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे पर्सनली आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, ओके, आगे वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।